हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में। तो ये कॉमन बेस एम्पलीफायर का सर्किट है। इस सर्किट में आप देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स यूज़ हुए हैं। CC1 कपलिंग कैपेसिटर 1, CC2 कपलिंग कैपेसिटर 2 और CB बेस कैपेसिटर। कैपेसिटर्स का क्या यूज़ होता है? कैपेसिटर हमने पहले की क्लासेस में भी देखा था। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करते हैं और एसी को पास करते हैं। जब भी इनको डीसी मिलेगा तो वो डीसी करंट इसमें से पास नहीं होगा, मतलब उसके लिए ये ओपन सर्किट का काम करेगा। डीसी के लिए ये ओपन सर्किट का काम करेगा, ये ओपन सर्किट का काम करेगा, ये ओपन हो जाएगा। और एसी जब मिलेगा, जब एसी मिलेगा तब ये शॉर्ट हो जाएंगे। एसी के केस में ये शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा अरेंजमेंट हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ट्रांजिस्टर में इस एम्पलीफायर सर्किट में आप देख सकते हैं 3 टाइप के सोर्स हैं, 3 सोर्स हैं प्लस VCC, VEE, ये दोनों क्या हैं? DC सोर्स हैं। और VS क्या है? AC सोर्स है। तो VCC और VEE ये जो DC सोर्स हैं, DC पावर सप्लाई हैं, इनका काम होता है इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना, ताकि वो जो इनपुट आ रहा है VS इसको एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, इनका यही काम है। तो ये ट्रांजिस्टर किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? देख सकते हैं जहाँ पर एरो है, जिस टर्मिनल पे एरो होता है वो होता है एमीटर। एरो का डायरेक्शन बेस से एमीटर की तरफ है, मतलब एरो क्या दिखाता है? करंट का डायरेक्शन दिखाता है। करंट अगर फॉरवर्ड बायस है ट्रांजिस्टर या डायोड या पीएन जंक्शन समझे, तो अगर फॉरवर्ड बायस में है कोई भी पीएन जंक्शन तो करंट पी से एन की तरफ फ्लो होता है। यहाँ एरो का डायरेक्शन एमीटर की तरफ है, मतलब ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा पी से एन की तरफ। ठीक है, और जो भी एमिटर का टर्मिनल होता है वो जिस टाइप का होता है, एन टाइप का है तो कलेक्टर भी एन टाइप का होगा। अगर वो पी है तो कलेक्टर भी पी टाइप का होगा। तो ये हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब एन पी एन ट्रांजिस्टर है। इसको एक्टिव रीजन में लाने के लिए जो बेस एमिटर जंक्शन है, बेस एमिटर जंक्शन इसको होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर बेस जंक्शन इसको होना चाहिए रिवर्स बायस में। ठीक है, इस सर्किट में देखिए फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कब आएगा? जब पी टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड हो। पी का पोटेंशियल एन के पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस में ये जो VEE है इसका पॉजिटिव बेस से कनेक्टेड है, पी से कनेक्टेड है, और इसका जो नेगेटिव है वो एमीटर से कनेक्टेड है जो कि एन टाइप का है। तो यहाँ पर एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस में आ गया। ठीक है, इसी तरह से बेस और कलेक्टर जंक्शन में अगर देखा जाए तो बेस है पी टाइप को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव से, और कलेक्टर है एन टाइप को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव से। ठीक है, तो एन पॉजिटिव पी नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस। तो बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में आ गया, बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में आ गया। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आ जाएगा। अब ये एम्पलीफाई करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर्स हैं इनका क्या यूज़ है कि ये जो VCC और VEE है ये सिर्फ ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए चाहिए, ताकि जो भी इनपुट आए उसको ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट दूसरे सर्किट पे नहीं पड़ना चाहिए। ये पूरी तरह से ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखने के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं तो यहाँ से कोई भी करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो नहीं होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा, वो इनपुट साइड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसी तरह से VCC ये कैपेसिटर इसको ब्लॉक कर देगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट इसके आगे के सर्किट में लोड की तरफ इस VCC का इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ये पूरी तरह से VCC और VEE इस ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखेंगे। ठीक, जब हमको एम्पलीफाई करना होगा, एम्पलीफाई करना है, ये सिग्नल है VS सोर्स वोल्टेज, ये AC सिग्नल है। ठीक है, तो AC है, इसलिए जब AC सप्लाई मिलेगा इसको, तो कैपेसिटर उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये पूरा VS इस ट्रांजिस्टर को मिलेगा। ठीक, जब हम AC एनालिसिस करते हैं तो जितने भी कैपेसिटर हैं इनको शॉर्ट करेंगे और जो वोल्टेज सोर्स हैं DC वोल्टेज सोर्स, इनको भी शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर सिर्फ AC सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर सकता है। DC के केस में ये कैपेसिटर फिर से ओपन हो जाएगा। अगर हम DC सप्लाई देते हैं तो ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, उसको एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक, DC को एम्पलीफाई करना है तो उसके लिए और अलग तरीका है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं, जो आगे के सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, तो इनका यूज़ करेंगे जब हम DC का लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं AC इक्विवेलेंट सर्किट पे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये सर्किट बना है। ठीक, तो कैपेसिटर CC शॉर्ट हो गया, VEE ये शॉर्ट हो गया, CB ये शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट के पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस हो तो वो भी शॉर्ट हो जाता है, तो ये शॉर्ट हो गया, RB हट गया। ठीक है, VCC और CC2 ये दोनों जब शॉर्ट हो जाएंगे तो RL और RC आ जाएंगे पैरेलल में। ठीक, RL और RC आ जाएंगे पैरेलल में। तो यहाँ से हमने इन दोनों को सिर्फ एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, RL डैश इक्वल टू RC पैरेलल विथ RL। ठीक है, ये है हमारा AC इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम इसका H पैरामीटर का यूज़ करके एनालिसिस करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, ये सब निकालेंगे। तो जब हम H पैरामीटर मॉडल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का जो H पैरामीटर मॉडल है उस मॉडल का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो तो भी हम कॉमन एमिटर के पैरामीटर का यूज़ कर रहे हैं। कॉमन बेस एम्पलीफायर हो तो भी हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे। ठीक, और यदि हमको कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस के H पैरामीटर जो इक्विवेलेंट हैं उसके टर्म्स में अगर चाहिए हमको, तो ये कन्वर्जन फार्मूला है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इस कन्वर्जन फार्मूला का यूज़ करके हम कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का एनालिसिस कर रहे हैं और हम कॉमन एमिटर H पैरामीटर मॉडल से बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको HFC चाहिए तो HFC हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, -1 + HFE, अगर HFE हमको पता है, ठीक है, तो वहाँ से HFC निकल जाएगा, या फिर अगर HFC पता है तो वहाँ से HFE निकल जाएगा। जैसे कि इस फॉर्मूले में HFE इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर गया, ये 1 इधर गया, तो -1 + HFC। ठीक है, तो यदि एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है और मान लीजिए कॉमन बेस पैरामीटर, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के बारे में आया है और क्वेश्चन में यदि HFB, HIB, HOB ये सब वैल्यू दिए हुए हैं और हम जो सर्किट एनालिसिस कर रहे हैं वो HFE, HIE से कर रहे हैं, कॉमन एमिटर पैरामीटर से कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर लेंगे। यदि HFB हमको पता है तो वहाँ से HFE निकल जाएगा इस रिलेशन से, HIB पता है तो HIE निकल जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने कॉमन बेस एम्पलीफायर सर्किट पे। तो ये हो गया AC इक्विवेलेंट सर्किट। इसका हम H पैरामीटर इक्विवेलेंट मॉडल बनाएंगे और उससे फिर देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर हम फिर से HOE को नेगलेक्ट कर रहे हैं, HRE को तो हम पहले नेगलेक्ट कर ही चुके हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस में। तो ये सर्किट हो गया हमारा, ये H पैरामीटर मॉडल हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, HIE, HFE, IB, इनपुट करंट IB,
बेस टर्मिनल यहाँ पर, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ठीक, अब इस सर्किट से इस सर्किट पर कैसे पहुँचेंगे, ये पहले आप लोग बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एमीटर और बेस, एमीटर और बेस के बीच में आर ई कनेक्टेड है। ठीक, एमीटर और बेस के बीच में आर ई कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पर, ये हो गया एमीटर और ये हो गया बेस। तो ये बेस हो गया और यहाँ से ये शॉर्ट है यहाँ तक, इसका मतलब इस लाइन में हर पॉइंट बेस है। ठीक है, बीच में कोई भी रेजिस्टर नहीं है, मतलब ये पूरे लाइन का पोटेंशियल सेम है। हम बेस यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये बेस है, यहाँ बेस है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच अगर कोई भी दूसरा कंपोनेंट, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ शॉर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट का, ये सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। हम यहाँ पर भी बेस दिखा सकते हैं, कहीं पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बेस हो गया। अब एमीटर से बेस के बीच में हमने कनेक्ट कर दिया आर ई को। ठीक, एमीटर से बेस के बीच में आर ई। इसी तरह से एमीटर से बेस, एमीटर से बेस के बीच में एक और कनेक्शन है जिसमें आर एस और वी एस ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं और आर ई के साथ पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में कैसे, आर ई भी एमीटर से बेस के बीच में कनेक्टेड है, दो पॉइंट के बीच में, और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला सर्किट है। तो ये हो गया एमीटर से बेस के बीच में आर एस और वी एस। ठीक, इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे इसको। अब यहाँ पर जो वी आई है, ये वी आई किसके किसके बीच में है, एमीटर और बेस के बीच में, एमीटर और बेस के बीच में। ये वी आई को हम बोल सकते हैं कि आर ई के बीच में भी है, पैरेलल में है। इस वी आई को हम बोल सकते हैं कि आर एस और वी एस का जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसके अक्रॉस है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं, ये एमीटर और बेस हम चाहें तो यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ठीक, लेकिन आगे एनालिसिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ये सेम वोल्टेज है, ये सेम वोल्टेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है, ये भी एमीटर से बेस के बीच में है, ये भी एमीटर से बेस के बीच में है। तो हम अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं वी आई। ठीक, यहाँ पर वी आई। ये हो गया इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट, अब ये जो मॉडल है इसका इनपुट करंट यहाँ पर जो जा रहा है ये है आई बी। ठीक, क्योंकि वो बेस करंट है, बेस से जा रहा है एच आई ई की तरफ, तो ये आई बी हो गया। लेकिन यहाँ पर जो इनपुट करंट है हमारा ये है आई ई। ठीक, इनपुट हमको मिल रहा है एमीटर पे, तो ये हो गया आई ई। इस आई ई को यहाँ कैसे दिखाएंगे, देखिए जहाँ पर आर ई और आर एस कनेक्टेड है वहाँ से एमीटर की तरफ फ्लो होगा। तो यहाँ पर आर ई और आर एस इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, यहाँ से एमीटर की तरफ जो करंट जा रहा है ये है आई ई। ठीक है, ये है आई ई, ये हमारा एम्पलीफायर का इनपुट हो गया। ठीक है, ये आई बी सिर्फ इस एच पैरामीटर जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसके लिए इनपुट का काम करेगा, उसके लिए इनपुट करंट है आई बी। ठीक है, इसी तरह से आर एल डैश जो कि आर सी और आर एल का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो हो गया हमारे लिए लोड, और उसमें करंट जा रहा है आई एल, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई एल। ठीक है, आई एल, ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, कलेक्टर से बेस के बीच में, कलेक्टर से बेस के बीच में, और इसमें करंट फ्लो होगा आई एल। तो ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, कलेक्टर से बेस के बीच में आर एल डैश, और इसमें करंट फ्लो होगा आई एल। तो अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट गेन। करंट गेन ए आई, गेन मतलब आउटपुट और इनपुट का रेशियो, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। करंट गेन मतलब आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट करंट क्या है, जो लोड में फ्लो हो रहा है आई एल, ये हो गया आउटपुट करंट। इनपुट करंट इसको नहीं लेंगे। ठीक है,
हमारा ट्रांजिस्टर का इस एम्पलीफायर का इसके लिए इनपुट क्या है, आई ई, ठीक है, ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो करंट गेन इक्वल टू आउटपुट करंट आई एल डिवाइड बाई इनपुट करंट आई ई, ठीक है। तो यहाँ पर आई ई कहाँ पर दिख रहा है, ये है आई ई, ठीक, ये हो गया आई ई। तो हमको कैलकुलेट करना है आई एल डिवाइड बाई आई ई, ये हो जाएगा करंट गेन आई एल डिवाइड बाई आई ई, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आई एल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सभी हमको एच पैरामीटर जो इक्विवेलेंट एच पैरामीटर्स जो हैं एच आई ई एच एफ ई इनके टर्म्स में चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ब्रांच में एक करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, कौन सा, आई एल, और एक करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में एच एफ ई आई बी, ठीक है। तो दोनों करंट सेम है, ठीक है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट करें और -1 एम्पियर, ठीक। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एच एफ ई आई बी, आई एल इक्वल टू माइनस एच एफ ई आई बी, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सेम ब्रांच में। तो ये हो गया, ये तो हमको करंट गेन निकालना है। आई एल हो गया माइनस एच एफ ई इंटू आई बी, माइनस एच एफ ई इंटू आई बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये आई एल निकल गया। अब हमको निकालना है आई ई। तो आई ई निकालने के लिए नोड ई पर के सी एल लेते हैं, नोड ई पर के सी एल लेते हैं, ठीक। के सी एल किरचॉफ करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ठीक है। ये नोड हो गया एमिटर, यहाँ पर आई ई इनकमिंग करंट है, नोड की तरफ आ रहा है। और कौन सा करंट आ रहा है, एच एफ ई आई बी, ये भी आ रहा है, ये भी इनकमिंग है। और कौन सा आ रहा है, आई बी, ये भी इनकमिंग करंट है। तो सभी इनकमिंग करंट है, सभी इनकमिंग करंट्स को ऐड करेंगे और आउटगोइंग करंट क्या है, कुछ नहीं, तो इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई बी प्लस एच एफ ई आई बी प्लस आई ई इक्वल टू 0। यहाँ से इस ये पूरे टर्म को इक्वेशन के दूसरे साइड जब ले जाएंगे तो आई ई इक्वल टू, आई बी यहाँ से कॉमन आएगा, आई बी 1 प्लस एच एफ ई और माइनस आ गया, तो माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई। तो हमको आई ई भी मिल गया और आई एल भी मिल गया। करंट गेन आई एल डिवाइड बाई आई ई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आई एल और आई ई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, करंट गेन, तो ये हमको मिलेगा माइनस माइनस कैंसिल, आई बी कैंसिल, तो ये टर्म हमको मिलेगा एच एफ ई डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई। एच एफ ई आपको पता है कि ऑलमोस्ट 50 होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसका 50 होता है। तो 50 कंपेरिजन में 1 बहुत कम वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 51 आएगा, तो 50 डिवाइड बाई 51 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, ठीक, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि करंट गेन इसका क्या होता है, कॉमन बेस एम्पलीफायर का, कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज़ यूनिटी करंट गेन, यूनिटी मतलब 1, तो 1 के करीब है, मतलब यूनिटी करंट गेन होता है। जो हम इनपुट में लगा रहे हैं करंट, वही करंट हमको ऑलमोस्ट वही करंट आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। ये बीजेटी आप लोग पहले भी दूसरे तरीके से पढ़े होंगे। तो कलेक्टर करंट होता है आई सी, एमिटर करंट होता है आई ई। एमिटर और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, थोड़ा सा बस डिफरेंस होता है, एमिटर करंट से थोड़ा सा कम होता है कलेक्टर करंट, ठीक। बेस करंट कुछ रहता है, तो कुछ पोर्शन बेस में चला जाता है, तो कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट इक्वल टू एमिटर करंट मिलता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, जैसे कि एच एफ ई को यहाँ पर आप बीटा से कंपेयर कर सकते हैं। तो कलेक्टर और एमिटर करंट,
उसका रेशियो ऑलमोस्ट 1 होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर एच एफ ई डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज़ यूनिटी करंट गेन। नेक्स्ट, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई। तो इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट वोल्टेज वी आई और इनपुट करंट आई ई, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, सर्किट आप लोग सामने रखिए। इससे पहले जो भी सर्किट बना है अभी वो सर्किट ड्रॉ कर लो और वो सामने रखो और उसके बाद देखो वी आई डिवाइड बाई आई ई। आई ई हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आई ई इक्वल टू माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई, माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई। ठीक है, ये हो गया आई ई। इसी तरह से वी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, के वी एल अप्लाई करेंगे इनपुट साइड के लूप में। ठीक है, इनपुट साइड में के वी एल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब के वी एल अप्लाई करेंगे इनपुट साइड में, ये लूप होगा। ठीक, इसमें के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। दो रेजिस्टर्स हैं यहाँ पर, एच आई ई और आर ई। ठीक है, तो के वी एल के लिए यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, करंट फ्लो रहा है इसमें आई बी और रेजिस्टेंस है इसका एच आई ई। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आई बी इंटू एच आई ई। ठीक, आई बी इंटू एच आई ई, आई बी इंटू एच आई ई। ठीक है, और ये हो गया आई बी इंटू एच आई। और यहाँ पर तो वोल्टेज हमको पहले ही पता है वी आई है। ठीक, तो ये हो गया वी आई। इसका भी पॉजिटिव एंटर कर रहा है और इसमें तो जहाँ पर करंट एंटर करता है उसको पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आई बी एच आई ई प्लस वी आई इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए एक शॉर्ट में ये इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पर बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ से आई बी एच आई ई प्लस वी आई इक्वल टू 0। तो वी आई मिल जाएगा माइनस आई बी एच आई ई। ये दोनों वैल्यू हम रखेंगे कहाँ पर, आर आई इक्वल टू वी आई डिवाइड बाई आई ई पर। ठीक है, तो यहाँ से आर आई अपने को मिल जाएगा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आर आई मिल जाएगा, वी आई हो गया इक्वेशन नंबर 3 से माइनस आई बी इंटू एच आई, और ये इक्वेशन नंबर 2 से ले लेंगे माइनस आई बी 1 प्लस एच एफ ई। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, आई बी कैंसल, क्या बचा एच आई ई डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई, एच आई ई डिवाइड बाई 1 प्लस एच एफ ई। ठीक है, अब एच आई ई तो किलो ओम के रेंज में होता है, उसको अगर हम एच एफ ई होता है 50 के रेंज में, तो 51 से और डिवाइड कर दें तो 1000 डिवाइड बाई 51 करेंगे, बहुत कम वैल्यू आएगा। ठीक है, बहुत कम वैल्यू आएगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज़ स्मॉल। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, स्मॉल इनपुट रेजिस्टेंस, यूनिटी करंट गेन। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। तो सर्किट आप लोग सामने रखिए। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट इनटू लोड रेजिस्टेंस आर एल डैश। ठीक, तो आई एल इंटू आर एल डैश हो गया आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज अभी हमने यहाँ पर निकाला है इक्वेशन नंबर 3, माइनस आई बी एच आई ई। ठीक है, तो यहाँ से इनपुट वोल्टेज आ गया माइनस आई बी इंटू एच आई ई। आई एल पहले भी निकाल चुके हैं, आई एल इक्वल टू माइनस एच एफ ई आई बी, माइनस एच एफ ई आई बी। ठीक है, आर एल डैश का आर एल डैश यहाँ पे आया और वी आई का माइनस आई बी एच आई ई। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, आई बी कैंसिल, बचा क्या एच एफ ई आर एल डैश डिवाइड बाई एच आई ई।
तो ये हो गया वोल्टेज गेन, एच एफ ई डिवाइड बाई एच आई इंटू आर एल डैश। नेक्स्ट है आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट। आउटपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम में क्या होता है, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको पहले तो हम शॉर्ट करेंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वी एस है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। उसको हमने शॉर्ट किया। करंट सोर्स को ओपन करते हैं बट इंडिपेंडेंट सोर्स को, ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक। इस करंट का वैल्यू इस आई बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, इस आई बी पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, ठीक है, इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आई बी का वैल्यू ही ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। इस सर्किट में कुछ भी सोर्स नहीं लगा हुआ है इस तरफ, तो आई बी का वैल्यू ही ज़ीरो आ रहा है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, इस आई बी का वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा। और करंट सोर्स का वैल्यू ज़ीरो मतलब ओपन सर्किट। तो इस तरह से हम चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, बट डायरेक्टली थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। अगर आई बी का वैल्यू कुछ और होता, 1 एम्पियर होता, मान लीजिए 1 मिली एम्पियर होता, तो हम इसको ओपन नहीं कर सकते उस केस में, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है आई बी के वैल्यू पर। इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट करेंगे, करंट है तो ओपन करेंगे, ठीक। तो इसको शॉर्ट किए इनपुट साइड को। इसको जब शॉर्ट करेंगे तो ये सर्किट हमारे पास मिलता है। यहाँ पर इनपुट, ये तो पहले ही शॉर्ट रहता है, ये इनपुट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर वी एस था आर एस के पास, तो इसको हम शॉर्ट किए, ठीक है, इसको शॉर्ट किए। ये तो पहले ही शॉर्ट था, ये तो एक ही सेम टर्मिनल है, तो इसको शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आउटपुट साइड में जो भी लोड होगा, जैसे कि यहाँ पर क्या था आर एल डैश, तो उसको ओपन करेंगे, उसको हटा देंगे सर्किट से। उसके बाद जहाँ पर आर एल डैश था वहाँ पर हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे वी एक्स, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स लगाएंगे मतलब अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है वी एक्स और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है एक आई एक्स, ठीक। और यहाँ पर वी एक्स और आई एक्स का जो रेशियो होगा वो होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे जो मल्टीमीटर्स होते हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। कोई रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मल्टीमीटर जब उसमें उस रेजिस्टेंस के क्रॉस हम टच करते हैं तो क्या होता है, मल्टीमीटर में भी बैटरी लगा हुआ है, वो एक दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक वोल्टेज जनरेट करता है। वोल्टेज जनरेट करने के बाद रेजिस्टेंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होता है, ठीक है। फिर मल्टीमीटर जितना वोल्टेज वो खुद लगाया और वहाँ से जितना करंट निकला, उन दोनों का रेशियो निकाल के ये पता कर लेता है कि रेजिस्टेंस कितना है, जो भी रेजिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं वो कितना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम कर रहे हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस हमको निकालना है, मतलब लोड रेजिस्टेंस को हटाएंगे। लोड रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है, इस एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसको हटाएंगे। वहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे वी एक्स, और जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको भी हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको प्योर रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गया, वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई एक्स, इन दोनों का रेशियो होगा आउटपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए आई बी इक्वल टू जीरो, आई एक्स और एच एफ ई आई बी दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, सेम ब्रांच के करंट हैं। तो आई एक्स इक्वल टू हो गया एच एफ ई आई बी। और क्योंकि आई बी ज़ीरो है, क्योंकि आई बी ज़ीरो है तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो आई एक्स भी हमको क्या मिलेगा, ज़ीरो, ठीक है, आई एक्स भी ज़ीरो मिलेगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आर नॉट इक्वल टू वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स, वी एक्स डिवाइड बाई आई एक्स। अब वी एक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आई एक्स ज़ीरो आ गया, ठीक। तो वी एक्स डिवाइड बाई ज़ीरो क्या होता है, या कुछ भी नंबर डिवाइड बाई ज़ीरो, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर मिल रहा है इनफाइनाइट, ठीक। आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, ठीक है, लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक। प्रैक्टिकली इनफाइनाइट की जगह कुछ मेगा ओम में मिलेगा।
बट इनफाइनाइट मीन्स ओपन सर्किट। ठीक, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, करंट फ्लो होने का पाथ ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो होगा ही नहीं, ओपन होगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा, कॉमन बेस एम्पलीफायर में कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसका। यूनिटी करंट गेन होता है। ठीक है, करंट गेन हमने निकाला ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ रहा है। लार्ज वोल्टेज गेन होता है एच एफ ई बाई एच आई इंटू आर एल डैश। इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। ठीक है, और लार्ज आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। ठीक, आउटपुट रेजिस्टेंस लार्ज, इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल, वोल्टेज गेन लार्ज, करंट गेन यूनिटी। ओके, तो ये था हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।